सुप्रभात विद्यार्थियों। छायावाद का अर्थ एवं परिभाषा पढ़ने के बाद हमें छायावाद के स्वरूप की जो ढांचा है या स्वरूप है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है। अब हम आगे के क्लास में देखते हैं छायावादी काव्य की विशेषताएं। छायावाद के प्रमुख कवि होते हैं। विशेषताएं पढ़ने से पूर्व उन कवियों की हम बात कर लेते हैं। छायावादी कवि चतुष्टय और उनकी रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। सर्वप्रसिद्ध छायावादी कवि जो है वो जयशंकर प्रसाद हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दूसरे, तीसरे हैं सुमित्रानंद पंत और एक कवियत्री है उसमें महादेवी वर्मा। ये छायावादी चतुष्टय कहलाते हैं, यानी चार प्रमुख आधार स्तंभ है छायावाद की। ये प्रमुख कवि हैं और इनकी छायावादी रचनाओं का भी यहाँ उल्लेख है। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध छायावादी काव्य संग्रह कहें आंसू, झरना, लहर और कामायनी इनका एक महाकाव्य है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य संग्रह जो है छायावादी वो अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास और अपरा। सुमित्रानंदन पंत ने जो लिखा वीणा, पल्लव, गुंजन ग्रंथि उनकी कविताओं के संग्रह हैं और इसमें वो सभी छायावाद की विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। एक कवियत्री जो गद्य पद्य दोनों ही अच्छे लिखती थी, उन्होंने जो कविता लिखी उनके जो संग्रह हैं कविता के निहार, रश्मि, नीरजा, शांद्य गीत और दीपशिखा। इन सभी संग्रहों में जयशंकर प्रसाद हो, निराला हो, पंत हो या महादेवी हो, इसमें छायावाद की सभी विशेषताएं परिलक्षित होती है इनकी कविताओं में। तो आज हम चार कवियों के कुछ उदाहरण लेकर के छायावाद की विशेषताओं को पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। छायावादी कवि मूलतः प्रेम एवं सौंदर्य के कवि हैं। तो ये पहली विशेषता है, प्रेम एवं सौंदर्य। प्रसाद ने कामायनी में श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण इन पंक्तियों में किया है। कामायनी उनका महाकाव्य है जो 15 सर्गों में विभक्त है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। नील परिधान बीच सुकुमार, नीला परिधान पहने हुए बीच में सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल। क्या उपमान दिए हैं, जैसे वो बिजली का फूल खिला हुआ हो। मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो ये जो छायावादी कवि हैं आलंकारिक, लाक्षणिक, प्रतीकात्मक भाषा से अपनी बात कहते हैं। ये भी इनकी एक विशेषता है। सौंदर्य वर्णन में स्थूलता एवं मांसलता के स्थान पर सूक्ष्मता एवं वायव्यता है, यानी काल्पनिक कल्पना है। स्थूलता और मांसलता नहीं है, सूक्ष्मता है। अगली विशेषता की ओर हम बढ़ते हैं। छायावादी काव्य द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया से उद्भूत हुआ है। देखिए, छायावाद से पूर्व क्या था, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से युग चला जो 1900 से 1918 तक। वो कविता थोड़ी स्थूल कविता थी, तभी तो कहा नगेंद्र ने सूक्ष्म का विद्रोह स्थूल के प्रति। तो द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया का भी युग है। द्विवेदी युग में श्रृंगार पर जो अंकुश था वो एक आदर्श की बातें करते थे, वह छायावाद में समाप्त हो गया और उन्होंने श्रृंगार का मनोरम चित्रण किया है। द्विवेदी युग में इतना नहीं हो पाया। द्विवेदी ने तो भाषा को परिष्कृत, परिनिष्ठित किया। खड़ी बोली हिंदी के लिए ये युग एक महत्वपूर्ण रखता है द्विवेदी युग। बाद में श्रृंगार पर जो अंकुश था वो खुल गया। पंत की निम्न पंक्तियों में प्रिया के लावण्य से अद्भुत आकर्षण का उल्लेख किया गया है। सुमित्रानंद पंत का यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि तुम में जो लावण्य मधुरिमा, जो असीम सम्मोहन, तुम पर प्राण निछावर करने पागल हो उड़ता मन। तो ये छायावादी जो काव्य है, कहा कि व्यक्तिवादी काव्य हैं, इसलिए व्यक्तिगत या व्यक्ति मन को कल्पना की उड़ान का पूरा अवकाश देता है। छायावाद में कल्पना की, वायवीयता की अतिशयता है।
छायावाद की कल्पना का संबंध तत्कालीन स्वाधीनता की मानसिकता से। और छायावादी काव्य जो है, अगली विशेषता हम देखें तो इस काव्य में वियोग एवं विरह वेदना का निरूपण भी प्रभुत मात्रा में हुआ है। आशु प्रसाद का विरह काव्य है, जिसके छंदों में विरह वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। इसके अलावा महादेवी वर्मा के भी वियोग गीत जो विरह गीत है वो भी बड़े प्रसिद्ध हुए हैं। झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरदमाला, पाकर शून्य हृदय को सबने घेरा डाला। ये जो आंसू है, एक याद है, वो बह रही है यहाँ पर। छायावादी कवियों ने नारी को उदात्त रूप प्रदान किया है, उसे पुरुष की प्रेरक शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। दया, क्षमा, करुणा, प्रेम जैसे गुणों से संपन्न है और श्रद्धा की पात्र है। कविता में प्रकृति एवं नारी को स्वाधीन मानसिकता से चित्रित किया है। छायावादी कविता में नारी और प्रकृति बहुत कुछ स्वप्निल है, तो नारी को भी एक अच्छा स्थान दिया गया। प्रकृति चित्रण तो है ही है साथ में। श्रद्धा जो कामायनी की प्रमुख पात्र है, उसके लिए प्रसाद क्या लिखते हैं? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत उस अमृत के स्रोत सी भाग करो, जीवन के सुंदर समतल में। छायावाद की एक प्रमुख प्रवृत्ति या हम विशेषताएं देखें तो वो रहस्यवाद में आती है। इस काव्य में वो जिज्ञासा की भावना है, परम सत्य को जानने की इच्छा से रहस्य भावना पैदा होती है। जब परम सत्य से जानने की इच्छा हो, उससे प्रेम करने की इच्छा हो, तब रहस्यवाद पैदा होता है और उस आलम्बन को कविता में उपस्थित किया जाता है, उस अनंत, उस परमात्मा को। पंत की मौन निमंत्रण कविता में रहस्यवाद की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है, जहां कवि को प्रकृति के उपादान में उस अज्ञात सत्ता के मौन निमंत्रण का आभास होता है। न जाने कौन ए द्युतिमान, जान मुझको अबोध अनजान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान। ऐसा वो जो अज्ञात सत्ता है, अज्ञात सत्ता के प्रति जो भाव है उनका, उसको आलम्बन बना करके चित्रण करना, उनको आधार बना करके चित्रण करना, यह रहस्यवादी प्रवृत्ति है। जो आत्मा में परमात्मा का भान, परमात्मा में आत्मा का भान, यह रहस्यवादी प्रवृत्ति है। निराला की तुम और मैं कविता तथा महादेवी जी का संपूर्ण काव्य रहस्यवादी भावना से ओतप्रोत है। महादेवी ने का रहस्यवाद एक विस्तृत और प्रमुख रूप से इनके काव्य में उपस्थित है। अगली विशेषता हम देखेंगे, छायावादी कवियों ने प्रकृति के मनोरम छटा अंकित की है। मतलब प्रकृति चित्रण, नारी के चित्रण के साथ, नारी के प्रेम सौंदर्य के चित्रण के साथ प्रकृति का जो अनूठा संगम है। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। उन्होंने प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में अधिक किया है। वो पंत का जन्म भी उस प्रकृति सौंदर्य की स्थिति जो वहाँ थी, वहाँ हुआ था, अल्मोड़ा के आसपास। वो प्रकृति का सौंदर्य रूप देखा था उन्होंने बचपन में। वे प्रकृति सौंदर्य को नारी सौंदर्य से श्रेष्ठ मानते हुए कहते हैं कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं रोजा। कि आपके बाल जाल में मैं अपने आंखें उलझा नहीं सकता इस प्रकृति के सौंदर्य को छोड़ करके। आलंबन रूप में, उद्दीपन रूप में, अलंकार रूप में, प्रतीकात्मक रूप में तथा मानवीकरण रूप में प्रकृति का चित्रण छायावाद में हुआ है। आलंबन रूप में प्रकृति को ही आलंबन बना दिया है। उद्दीपन रूप में विरह काव्य में प्रतीक को उद्दीपक रूप में बनाया गया है। अलंकारिक रूप दिया, अलंकारों के माध्यम से वर्णन किया है, प्रतीकों के माध्यम से वर्णन किया और प्रकृति को मानवीकरण किया है। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति भी मानव की क्रिया की तरह, जैसे मनुष्य कार्य करता है वैसे ही प्रकृति बोलती है, खेलती है, हंसती है, गाती है, नाचती है। ये सब वर्णन जो है वो मानवीकरण के अंतर्गत है। वो छायावाद की ये सभी प्रमुख विशेषताओं में आता है। हम इसको बिंदुवार भी लिख सकते हैं और हम इसको एक निबंध की तरफ भी अपना उत्तर में लिख सकते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रकृति के प्रति छायावादी कवियों के मोह को देखकर इस काव्य को प्रकृतिवाद कहना युक्ति संगत माना था कि प्रकृति के प्रति सभी कवियों का, विशेष रूप से पंत का और जयशंकर प्रसाद, निराला और महादेवी ने भी कई ऐसी रचनाएं की है जिसमें प्रकृति को महत्व दिया है और अलग अलग रूपों में उसका
वर्णन किया है। उनके अनुसार प्रकृति का क्षेत्र ही इन कवियों की कविता का क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में इस कविता की यदि छायावाद की बजाय प्रकृतिवाद कहें तो अधिक युक्ति संगत होगा। यह रामकुमार वर्मा का मत है, लेकिन विद्वान इसको छायावाद काल ही मानते हैं। अगली विशेषता हम देखें, छायावादी काव्य में दुख और वेदना की अभिव्यक्ति प्रमुखता से हुई है। महादेवी वर्मा तो वेदना की कवयित्री है, वे अपने जीवन की तुलना नीर भरी बदली से करती है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ दुख है, वेदना है, वियोग है, प्रिय के अभाव में वियोग है और परमात्मा के अभाव में वियोग। परमात्मा के अभाव में वियोग वो रहस्यवाद के अंतर्गत आता है। प्रिय के अभाव में वियोग, श्रृंगार के दो भेद है, संयोग और वियोग, और दोनों यहाँ चित्रित है। और जहाँ दुख और वेदना है वो वियोग श्रृंगार या विप्रलभ श्रृंगार कहा जा सकता है। महादेवी वर्मा के काव्य में ये उपस्थित है कि मैं दीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास ही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। जिस प्रकार नीर से भरकर जो बदली आती है और उमड़ करके मिट जाती हैं, बरस करके मिट जाती हैं, वो वैसी ही उनकी अवस्था है महादेवी वर्मा। और आंसू जो काव्य हैं वो एक विरह या पीड़ा, कवि की पीड़ा की अभिव्यक्ति है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में, स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वो आज बरसने आई। जो मस्तिष्क में वो याद है, वो स्मृति है, वो शुद्धियाँ हैं, वो घनीभूत पीड़ा बन करके मस्तक में उपस्थित हुई है। तो इस प्रकार आगे हम बात करें, पंत ने परिवर्तन कविता में यह स्वीकार किया है कि जगत में दुख सुमेरु की भांति अत्यधिक और सुख बहुत कम है। यहाँ सुख सरसों, शोक सुमेरु, अरे जग है जग का कंकाल, वृथा रे ये अरण्य चीतकार, शांति सुख है। छायावादी कवियों में राष्ट्रीयता की अगली विशेषता हम देखें, राष्ट्रीयता की भावना भी विद्यमान थी। भारत के अतीत गौरव के चित्र उनकी रचनाओं में उपलब्ध है। विशेष रूप से जयशंकर प्रसाद ने तो अपने नाटकों में, अपने उपन्यासों में और कविता में और ये कामायनी महाकाव्य लिख करके भारत के अति गौरव को हमारे सामने वो लाए हैं। वो हमने देखा है वो उसको। तो छायावादी काव्य का स्वाधीनता आंदोलन से गहरा संबंध है। वह शक्ति, मंगल एवं जागरण का काव्य, ये भी हम कह सकते हैं, शक्ति का और मंगल का और जागरण का काव्य। उस समय हमारा देश जो है अंग्रेजों का गुलाम था और महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। तो राष्ट्रीयता की भावना आना ये स्वाभाविक है। वो लिखते हैं कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस ताम रस गर्भ विवाह पर झूम रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। तो ये जो कविता अरुण यह मधुमय देश हमारा, अपने देश के प्रति एक श्रद्धा और एक गौरव का भाव जागृत करने वाली कविता। और इसकी विशेषता अगली देखें, हमने काफ़ी इसके जो से भाव पक्ष या अनुभूति पक्ष की बात की। अब अभिव्यक्ति पक्ष या कला पक्ष की बात करें तो छायावादी काव्य वस्तु एवं शिल्प विधान दोनों दृष्टियों से नवीन है। इसमें लाक्षणिक भाषा है, प्रतीकात्मक शैली है, नवीन अलंकार विधान है, मुक्त गीति शैली है, उपचार वक्रता आदि के कारण इस काव्य धारा का शिल्प बेजोड़ बन गया। छायावादी काव्य कोमल कांत पदावली का काव्य, बहुत सुकुमार कविता है। और भाषा जो खड़ी बोली हिंदी है उसको भी माधुर्य पूर्ण बना दिया गया है। इनका अर्थ यह है कि शब्द संयोग से उसकी काव्य भाषा ध्वनि की आवृत्ति और अनुगुंज उत्पन्न करती है। तभी तो कहते हैं ध्वन्यात्मकता है, गेयता है, लयात्मकता है इनके छंदों में लिखा गया काव्य है। और छायावादी कविता में छंद के साथ मुक्त छंद का भी प्रयोग वैसे हुआ है, केवल छंदों में ही नहीं लिखा है। निराला ने मुक्त छंद की भी शुरुआत कर दी थी, पर वो बाद में इसके कालांतर में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद युग की बात है। लेकिन ज़्यादातर जो छायावादी काव्य वो ज़्यादातर अधिकांशतः छंदों में ही लिखा गया है। कुछ मुक्त छंद का भी प्रयोग कुछ कवियों ने किया। इन कवियों ने खड़ी बोली हिंदी को सुकुमार, ललित एवं मधुर बनाकर उसे काव्य भाषा के रूप के लिए उपयुक्त बना दिया था। पहले भारतेंदु काल तक खड़ी बोली हिंदी बहुत कम लिखी जाती कविता में। गद्य में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया जाता था, लेकिन भारतेंदु काल में पद्य के लिए ब्रज को ही उपयोग माना गया। लेकिन द्विवेदी काल में द्विवेदी जी ने खड़ी बोली हिंदी में कविता, नए नए विषयों में कविता लिखने के लिए कवियों को प्रेरित किया, जिसमें मैथिलीशरण गुप्त भी शामिल थे। तो छायावाद में वो
खड़ी बोली हिंदी में सुकुमार ललितता, लालित्य और मधुरता जो आई वह अन्यत्र हमें देखने को नहीं मिलती। तो इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि छायावाद जो है हिंदी काव्य का गौरवपूर्ण अध्याय है। इसकी ये संक्षिप्त में कुछ परिभाषाएं हमने संभव हो सका उतना आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, और इसको आप और उदाहरण दे करके और अपने विचार प्रतिपादित करते हुए छायावाद के बारे में इन परिभाषा, अर्थ, स्वरूप और विशेषताओं को हम कितना ही विस्तृत रूप इसको दे सकते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।